में बहुत कुछ उछल-पुथल होने वाला है। जी, ठीक है सर, बहुत कुछ दिलचस्प होने वाला है और किस तरह के बदलाव का संकेत श्याम सुंदर शर्मा जी दे रहे हैं वो भी देखना होगा। लेकिन राधेश्याम जी, आपका एक रिएक्शन पूरे मामले पर सर। आज जो तेवर थे सचिन पायलट के और जिस तरह से चैलेंज किया और खुलकर बोले वो, आज कोई हिचकिचाहट नहीं थी। हालांकि भाषा एकदम मर्यादित थी, लेकिन संकेत, इशारा और हमला और आरोप सीधा स्पष्ट था, मुखर था। देखिए, कल तक ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है उनके तेवर नरम रहेंगे और समझौते की स्थिति ऐसे लग रही थी जैसे उन्होंने कहा कि मैं तो राहुल गांधी ने जो आदेश किया था उसकी पालना कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि हर विधायक को जो है सप्ताह में कम से कम 25 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए और जनता के बीच में रहना चाहिए। जो इस तरह की बात जो कही थी जी, वो समझौते वाली बात थी कि किसी भी तरह का ऊपर से यदि कोई आदेश आता है तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन आज जिस तरह से जो रुख अपनाया है वो वास्तव में एक ऐसी जो है उसका चित्रण कर रहा है आगे भविष्य का कि कुछ ना कुछ बड़ी उथल पुथल होंगी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए, कृष्णा पूनिया भी उसमें पहुंची हैं, नारायण सिंह पूर्व पीसीसी चीफ भी उसमें पहुंचे हैं, सभा में उनके में 15 एमएलए भी वहां रहे हैं, कई मंत्री भी उनके रहे हैं। तो यानी ये जो खुले रूप में जिस तरह से हो रहा है तो वो एक चुनौती है। इससे अब ऐसी उसमें कांग्रेस आला कमान को कुछ ना कुछ सोचना ही होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कैसे छोड़ सकते हैं। अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री का जब उनको पदासीन कर दिया जाएगा तो निश्चित रूप से पूरा फोकस राजस्थान की राजनीति पे कांग्रेस हाईकमान को रखना पड़ेगा, क्योंकि वरना हाथ से फिर तो डोर हाथ से निकल जाएगी। 15 दिन का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, 15 दिन में यदि कोई रास्ता नहीं निकाला तो फिर निश्चित रूप से उनको आंदोलन करना पड़ेगा। वरना फिर सचिन पायलट यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिए भी फिर विकल्प जो है वो खुले नहीं रहेंगे। इसलिए उनके लिए तो एक मजबूरी बन गई है कि वो आंदोलन को इसको आगे बढ़ाएं और कांग्रेस आला कमान के सामने ये मजबूरी बन गई है कि वो किसी भी तरह से जो भी निर्णय लेना है वो ले। अब ऐसे में देखिए, आप कई विकल्प भी सामने आए हैं। जैसे सचिन पायलट ने कहा है कि भाई गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, वो मुख्यमंत्री जी से हटाए जाने चाहिए। मैं इसके लिए सहमत हूँ। यदि तो इनके आदमियों को यदि उस पर बिठाया जाता है तब भी एक रास्ता निकल सकता है सुलह का। इसी तरह से जैसे सीपी जोशी का नाम आ रहा है कि मुख्यमंत्री के रूप में उनको भी लाया जा सकता है, या पहले जैसे पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी उसमें दिव्या मदेरणा का नाम बहुत तेजी से उभरा था। आपको मैं बताऊं, नारायण सिंह आज इसमें शिरकत करने पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह का भी लग रहा है। और देखिए, कल जैसे भोपाल में हनुमान बेनीवाल का जिस तरह से उनका स्वागत किया गया और जिस तरह से उनको वरीयता प्रदान की गई, तो उससे भी यूं लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस तरह का जो है एक समीकरण बनता दिख रहा है कि जिसमें जाट मतदाता, गुर्जर मतदाता और जो है वो सारे इसमें मिलकर के ऐसा कुछ आगे आ रहे हैं। ये भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह हाई कमान पर एक दबाव बनाया जा रहा है। ये इसको कहीं ना कहीं ये स्थिति तो हो गई है राधेश्याम जी, ये स्थिति तो बन गई है कि सचिन पायलट ने जिस तरह से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया, कांग्रेस आलाकमान को भी निर्णायक स्थिति में लाकर खड़ा किया कि आप कोई फैसला कीजिए। उसके सीधे तौर पर ये चुनौती है। तो उसमें इसमें क्या है कि आप देखिए कि अब हाई कमान कैसे बचेगा। वो जैसे टालने की स्थिति में रहता रहा है और 25 सितंबर की उस घटना का आज तक मतलब कुछ कर नहीं पाया, कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं हुई। तो ये सारा यानी जो टाल मटोल की जो राजनीति थी तो वो अब चलने वाली नहीं है। और फिर दूसरा देखिए, सचिन पायलट के जो 3 मुद्दे जो उन्होंने रखे हैं उसमें राजस्थान का आम युवा उनके साथ जुड़ता दिख रहा है। और यदि अब ऐसे में कांग्रेस भी आप बताइए कि चुनाव में किस तरह से उतर सकती है, युवाओं को नाराज करके, और किस तरह चुनाव में उतरेगी। तो ये भी एक बिल्कुल एक बड़ा सवाल है ये। आप सही बात कह रहे हैं कि भाई एक जिस तरह से सचिन पायलट ने आंदोलन की बात वो आगे कह रहे हो, लेकिन युवाओं के मुद्दे, युवा पेपर लीक का मुद्दा हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन दोनों बातों को
कहीं ना कहीं एक आंदोलन का एक स्वरूप तो दे ही चुके हैं सचिन पायलट, और उसी तरह से तस्वीर सियासी बन रही है। लौटूंगा सर आपके पास, अमित व्यास साहब आपके पास सवाल मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। 3 मांगे रखी हैं, 3 मांगे क्या गहलोत सरकार मान लेगी? क्योंकि जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में कहा जा रहा था कि अब ये ईगो की लड़ाई हो गई है, मुख्यमंत्री साहब के लिए भी इस तरह की चीजें चल रही थी, कहा जा रहा था, तो क्या ये संभव हो पाएगा 15 दिनों के अंदर कि सचिन पायलट की बात मांगे ये मान ली जाए? अमित व्यास साहब। देखिए, ये बात तभी मानी जा सकेगी जब गृह मंत्रालय किसी व्यक्ति को दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से 3 नाम और निकल कर आए हैं जातिगत समीकरणों के आधार पर, उसमें सबसे पहला नाम है सीपी जोशी जी का, और मैं इसका समर्थन इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि आप किसी भी तरीके से इक्वेशन बैठाओगे तो आपको जातिगत समीकरणों का सहारा तो लेना ही पड़ेगा जी। माना कि आप युवाओं के नेता हैं, माना कि आपने भीड़ जुटा ली है, लेकिन जातिगत समीकरणों की उपेक्षा आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में जहां ये एक तीर से 2 निशाने नहीं बल्कि 3 निशाने मानेंगे। पहली बात तो ये कि जिस मंच से जिन जिन लोगों के स्टेटमेंट सुनने को मिले, ये वो सब लोग थे जो अपनी अपनी कम्युनिटी के धुरंधर नेता माने जाते हैं। चाहे वो नारायण सिंह जी का नाम ले लीजिए, चाहे घोड़ा जी का नाम ले लीजिए, चाहे मदेरणा जी का नाम ले लीजिए, या आपके वो कुश्ती के जो क्या नाम है उनका, आप जिन जिन का भी नाम लेंगे वो एक जाति के नेता के रूप में देखे जा सकते हैं, मगर वो सब नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के खेमे में कुछ ना कुछ मंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री नहीं बन सकते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य क्या है कि एक पूरा का पूरा एक सब्स्टिट्यूशनल मंत्रिमंडल आज आपने देख लिया जी, और वो भी इस तरीके से कि अगर इनको निष्कासित किया गया तो तीसरा मोर्चा बनकर ये इक्वेशन सामने बैठ जाएगी कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, ये वित्त मंत्री बनेंगे, ये सब घोषणा हो चुकी है अंदर खाने जी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इसमें ऐसा लगा कि कुछ जातिगत समीकरण बिगाड़ खाता कर सकते हैं, खास तौर पे दलित वोट, तो उस केस में सीपी जोशी जी का चेहरा आगे कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो खेमा कहीं ना कहीं इनसे भी नाराज होगा, वो भी सीपी जोशी के नाम पर इधर ऐड हो जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ, आज एक नई भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपको इस वाले चैनल से, क्योंकि जिस प्रकार से आज मैंने पूरे इन सब भाषणों को सुना और बीच में चूंकि अपन डिबेट में भी रहे थे, तो मैंने सारा मूल्यांकन करने के बाद एक ही चीज निकाली कि अब राजस्थान की राजनीति में 2 स्तंभ निकल के आ रहे थे, लेकिन एक तीसरा स्तंभ आज गड़ गया है। अब वो अलग बात है कि वो जो स्तंभ बना है उसके अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कोई कम्युनिटी विशेष व्यक्ति का होगा या सचिन पायलट जी होंगे। लेकिन मुझे जरूर लग रहा है कि सचिन पायलट जी का ईगो तभी सेटिस्फाइड होगा जब ये केंद्रीय नेतृत्व की स्थिति में आ जाएंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ आपको, आज नहीं तो 1 साल बाद में जिस दिन भी इनका टारगेट खड़गे जी वाले स्थान पर पहुंचा, तो आप ये मानना कि एक तरीके से ये किंग नहीं बनेंगे बल्कि किंग मेकर बनने जैसी स्थिति में आ जाएंगे। आज की जो गणित बैठी है, चूंकि श्याम सुंदर शर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली जो मैं काफी इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। इन्होंने एक बात बोली कि किसी भी बात को कम आंकना तभी कम आंका जा सकता है जब उसके आसपास का वातावरण भी कम हो। लेकिन यह माहौल जो था वो कम नहीं था, माहौल तो बहुत बड़ा था, लेकिन यहाँ पर घूम फिर के कहानी वही आ रही है जिसका नाम है आला कमान। मैं आपको कह रहा हूँ, आला कमान अगर होता तो ये घटनाएं घटित नहीं होती, क्योंकि सोनिया गांधी जी का पुत्र प्रेम जिसके वशीभूत उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी तैयार की थी, उस व्यक्ति की सदस्यता चली गई है। तो मैडम पूरे मातम खाने में बैठी हुई है, वो कुछ नहीं देख रही है, वो ये सोच रही है कि कैसे भी करके इसकी सदस्यता से मुक्त हो जाए, तो कम से कम मैं मेरे बेटे के लिए कोई आगे का जुगाड़ बैठा पाऊं। मैं बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं सर आपके इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि अगर आपको खुद को पता है कि जब इतनी भयंकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है फिर भी आला कमान चुप बैठा है, इसका मतलब क्या है? क्या मजबूरी क्या है ऐसी? क्या भ्रष्टाचार करने वाले भी इनके साथ इंक्लूड हैं या भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में है? ये अभी ये जस्टिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, और अगर इनका निष्कासन हुआ तो इसका मतलब है भ्रष्टाचार। और ये जस्टिफिकेशन इस ऐसे समय में और भी ज्यादा जरूरी होता है जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आपने कर्नाटक में एक बड़ी जीत दर्ज की है। भटनागर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं।
सवाल यही है मेरा, सीधा सा सवाल है, क्योंकि मौजूदा समय में देखिए अभी जिस तरह से देखिए, एक तो फेरबदल की बात, भाई उसकी आशंका संभावना ज्यादा दिखाई दे रही। श्याम सुंदर साहब ने भी संभावना का जिक्र किया, राधेश्याम जी ने भी संभावना का जिक्र किया, और संभावना का जिक्र अमित व्यास साहब भी कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात कही जा रही है कि ये ईगो की लड़ाई मुख्यमंत्री साहब के लिए है, तो फिर ये 3 मांग जिनको लेकर अल्टीमेटम सचिन पायलट ने दिया, ये किस तरह से मानी जाएंगी? क्या फिर आगे स्वरूप होगा? इसको लेकर मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूं। देखिए भविष्य जी, बॉल जो है वो दोनों के पाले से निकल चुकी है जी। अब जो कुछ करेगा वो आला कमानी कर सकता है, क्योंकि गहलोत साहब की, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सचिन पायलट जो हैं वो गले की हड्डी बन चुके हैं, न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। वो अगर कार्रवाई करते हैं, इन तीनों मांगों को लेकर मानते हैं, तो सीधे तौर पर कटघरे में खड़े हो जाते हैं। चिंता में किस मुंह से वो जाएंगे वोट मांगने के लिए? सचिन पायलट फिर वहां पर बड़े कद के नजर आएंगे। नहीं करते हैं तो सचिन के पास जो है वो सारा मैदान खुला पड़ा हुआ है, आंदोलन करेंगे, 15 दिन का अल्टीमेटम है, 15 दिन में वो अपनी स्ट्रेटजी तैयार करेंगे, क्या कुछ आला कमान की तरफ से आता है उन सबको एसेस करेंगे, और उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर वो काम करेंगे। वो लगातार कर रहे हैं, इसमें कहीं कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए वो बहुत प्लानिंग से इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उनका एग्जीक्यूशन है वो बहुत अच्छा है, और यही कारण है कि वो स्थायित्व की तरफ बढ़ रहे हैं, एक स्थायित्व लेते हुए नेता के तौर पर नजर आने लगे हैं। वो गहलोत साहब की जुबान का फिसलना इस बात को सीधे तौर पर इंगित करता है कि उनके हाथ से चीजें खिसक रही है। अहमद पटेल थे तब तक सोनिया दरबार में उनकी तूती बोलती थी, लेकिन अहमद पटेल के जाने से कहीं कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत कमजोर हुए। राहुल और प्रियंका की रिजिम में वो नहीं माने जाते हैं, वहां पर सचिन पायलट है। लगातार सचिन पायलट के पास ये भी कहने को है, जब दिल्ली दरबार में जाएंगे तो राहुल के सामने कहेंगे जब जब आपने कहा वो तब मैंने वो चीजें मानी, लेकिन मेरे साथ हुआ क्या, मैं क्या जवाब दूं, किस मुंह से मेरे लोगों के पास जाऊं? तो वहां पर वो वहां बलिष्ठ होते हैं। तो ऐसे में अब गहलोत साहब कर लेंगे या सचिन पायलट जी कर लेंगे, कुछ नहीं, अब तो इन दोनों को बैठा के आला कमान ही कुछ करेगा, तभी कुछ हो सकता है। और अब ठीक है, आला कमान को फैसला करना है और कैसे करेगा, ये तो ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। श्याम सुंदर जी, मैं समझना चाहूंगा, एक तरफ ईगो की लड़ाई, एक तरफ भ्रष्टाचार को लेकर सचिन पायलट ने इतनी लंबी लकीर खींच दी कि अब कहीं ना कहीं आलाकमान को तो ये तय करना है कि भाई कैसे अब कांग्रेस पार्टी की सियासत आगे बढ़ेगी प्रदेश में, बदलाव हो, कार्रवाई हो, 3 मांगों पर कोई फैसला लिया जाए। अगर फैसला लिया जाता है तो भी एक संदेश जाएगा कि देखिए सरकार नहीं कर पा रही थी, सचिन पायलट के दबाव में आकर सरकार ने किया, तो ये फिर से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की छवि को थोड़ा कमतर दिखाता है या कम करता है, कद थोड़ा छोटा उनका होता है। तो ऐसे में ये सॉल्यूशन निकलेगा कैसे सर? क्या महज चाहे गृह मंत्री के तौर पर या किसी और तौर पर ये छोटे मोटे फेरबदल करके, या कोई बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं? मुझे भविष्य से लगता है कि कुछ बड़ा बदलाव होने की स्थिति है जी, क्योंकि देश में की राजनीति के लिए कांग्रेस को व्यक्ति चाहिए। अभी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बने, लेकिन कहेंगे कि अब समन्वय करने के लिए आप आ जाओ दिल्ली, आपको राजस्थान में तो चुनाव होना है और आगे का भविष्य तय होना है, तो आप दिल्ली में आओ, वहां कर क्या रहे हो? क्योंकि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना था, आप नहीं बने, खड़गे साहब बन गए। खड़गे साहब का किस्मत ठीक है, पहले आप जीते, अब उन्होंने अपना राज्य भी जीत लिया। तो देखिए राजनीति में क्या कुछ होता है पता नहीं पड़ता, कब क्या हो जाए घटनाक्रम का कुछ पता ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये बात है, जिस प्रकार से सचिन पायलट ने जो कुछ करके दिखाया है, पहले एक दिन का अनशन, उसके बाद 125 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जो उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ है, उसे मान के चलिएगा कुछ न कुछ होने वाला है। और आहट बिल्कुल बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं अब जो बल हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के माथे पर भी दिखाई दे रहे होंगे, उनकी चिंताएं भी बड़ी होंगी। कई तरह से आरोप प्रत्यारोप पलटवार जरूर मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने किए, लेकिन सचिन पायलट ने वो लकीर इतनी लंबी कर दी है कि अब जो है कहीं ना कहीं गहलोत साहब पर भी थोड़े खतरे के बादल जो है मंडराते दिखाई दे रहे हैं। ये संकेत थोड़े से मिल रहा है। मितोष पारिक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहला रिएक्शन आपका सर, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, टर्न आपका आने वाला था, मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था लेकिन आप डिस्कनेक्ट हो गए। लेकिन जरूरी है सर, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो अपने अपने स्तर पर राजनीति को देख रहा है, उसका आकलन क्या कह रहा है। आज जो इस पैनल में लोग मौजूद हैं, अमूमन ज्यादातर लोग
बदलाव के संकेत पर तो ये बात करें कि संकेत तो जाहिर हैं, उस तरह के मिल रहे हैं। वाकई क्या बदलाव की पृष्ठभूमि अब बन चुकी है, वो पटकथा लिखी जा चुकी है, सिर्फ फैसले की देरी है? भविष्य जी, जो विजुअल्स दिख रहे हैं और जिस तरह से पद यात्रा का निष्कर्ष निकल के आया है जी, आप भी देखिए कि सचिन पायलट जी ने जब पहला अनशन करा था, उस अनशन में जब पीसी करी थी तो कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैंने निरंतर रूप से चिट्ठियां लिखी, लेकिन उन चिट्ठियों का कोई भी किसी भी तरह से जवाब नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि वसुंधरा राजे जी के विरुद्ध जितने भी हम आश्वासन देके आए थे भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम कार्य करेंगे, उनको 4.5 साल तक हमने नहीं करा और इसीलिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता और इसलिए वो एक दिन के अनशन पे भी बैठे। लेकिन वो अनशन जो था पार्टी की एआईसीसी ने और जितने भी प्रभारी थे और जितने भी पार्टी के बड़े नेता थे सबने उनको अपना निजी अनशन बताया और निजी कार्यक्रम बताया। पार्टी ने एक तरफ भी समर्थन नहीं करा, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन पायलट ने फिर दूसरा जब टर्न आया तब उन्होंने कहा कि मेरे को ये कहे हुए कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप कार्रवाई करें, 1 हफ्ता हो चुका है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब मैं पद यात्रा करूंगा 5 दिन की, और पद यात्रा पर जब निकाली उन्होंने तो आरपीएससी के ऑफिस के बाहर से कहा था कि रीड पेपर जिस तरह से आरपीएससी के अंदर इन्वॉल्वमेंट आया है पहली बार, कोई भी अभी तक की सरकार के अंदर में आरपीएससी का इतना इन्वॉल्वमेंट या नहीं कोई अरेस्ट हुआ। लगातार पेपर यहाँ लीक हुए और लगातार यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ता क्या। उसके बाद उन्होंने पद यात्रा करी, लेकिन आप ये देखिए कि पद यात्रा करने के उन्होंने जितने भी रीजंस बताए वो सब भ्रष्टाचार के विरुद्ध बात करी, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के विरुद्ध बात करी, उन्होंने बेरोजगार और युवा के लिए बात करी, उन्होंने महिलाओं की बात करी, विरंगनाओं की बात करी, हर वो मुद्दे जिसमें लगातार तरीके से कांग्रेस सरकार आम जनता द्वारा घेरी गई या विपक्ष के द्वारा घेरी गई, इसको भी एआईसीसी ने रंधावा जी के वक्तव्य को निजी कार्यक्रम बता दिया और ये कह दिया कि जब खड़गे साहब कर्नाटक से आएंगे तब इस पे विचार करा जाएगा। और मैंने आप ही के ही माध्यम से कहा था कि रंधावा जी ने ये 2 वक्तव्य दिए कि खड़गे साहब आएंगे तब विचार करेंगे कि जब सचिन पायलट जी 1.5 साल उप मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्या कार्रवाई करी और 4.5 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कार्रवाई करी। लेकिन आप ये देखिए कि सचिन पायलट, मैंने अभी पिछली डिबेट में कहा था और मैं शब्द वापस यूज करता हूँ, हैज बिकम अ बोन ऑफ कंटेंशन फॉर कांग्रेस पार्टी। आप उनको हटा नहीं सकते। जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी शक्ति यात्रा दिखा दी, मैं तो उसको शक्ति यात्रा कह रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने दिखा दिया कि पूरा एक गुर्जर समाज, गुर्जर कम्युनिटी मेरे साथ इकट्ठी हो चुकी है। आप इनकी पूरी यात्रा में देखिए पूरा बेल्ट गुर्जर समाज से था और हर जगह से लोग उनके साथ जुड़ रहे थे। ये बात तय है कि सचिन पायलट की युवा नेता और अपनी शक्ति भी उजागर करते थे, लेकिन अगर अशोक गहलोत को ये पद छोड़ना होता और एक बदलाव की वेव आ रही होती तो क्यों अशोक गहलोत जी नहीं बोलते थे कि मैं पद छोड़ता हूं अगर मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई होती। तो जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग के एक्शन सचिन पायलट जी ने भी अशोक गहलोत के ऊपर एलिगेशन लगाए, अशोक गहलोत सचिन पायलट पर लगा रहे हैं और जिस बात की आज कार्यक्रम की बात हो रही है मैं उसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित था, जिसमें वसुंधरा राजे जी ने वापिस से एक सफाई दी कि मैंने कभी भी किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा, नहीं मैंने किसी की सरकार बचाने में, सरकार तोड़ने में किसी तरीके की सहायता लगाई। आज स्पष्ट हो गया है कि सचिन पायलट एक बिल्कुल नैरेटिव सेट कर चुके हैं कि या तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, अब इसको निजी कार्यक्रम रहा नहीं अभी है निजी कार्यक्रम। देखिए एसोसिएट पार्टी तो नहीं करना चाह रही थी, लेकिन सचिन पायलट ने इस तरह से लकीर खींची कि वो विकल्प छोड़ा नहीं है आलाकमान के पास कि ये अब तय किया जाए कि किसके पलड़े में क्या क्या रखा हुआ है।